Hello everyone, this is Pranay Raj. Welcome to our new channel. Today we will discuss about the wave theory. This topic belongs to class 11th chemistry, or we can say wave theory also known as electromagnetic. सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वेव थ्योरी का टॉपिक आया कहाँ से है. ओके, तो देखिए, ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? वैसा फेनोमेना जो लाइट से रिलेटेड है, जो लाइट से संबंधित है, उस फेनोमेना को ऑप्टिक्स कहते हैं. और ये ऑप्टिक्स को 3 भाग में बांटा गया है. एक वेव ऑप्टिक्स, एक पार्टिकल ऑप्टिक्स, और दोनों वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर का. वेव नेचर में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को डिस्क्राइब किया गया. पार्टिकल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें पार्टिकल्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स होगा. ठीक है. और दोनों, जिसमें वेव और पार्टिकल नेचर दोनों बिलोंग्स करते हैं, उसके अंदर में क्या आता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ओके, ये मैं हिस्ट्री बताया हूँ कि वेव ऑप्टिक्स का टर्म कहाँ से आया है. वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को मिला के डुअल नेचर कहा जाता है. किसका डुअल नेचर? किसी मैटर का डुअल नेचर. मैटर क्या होता है? तो कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल मार्कर, कोई भी चीज़ जिसका एक खास तरह का मास हो, शेप हो, वॉल्यूम हो, उस सब्सटेंस को हम लोग मैटर बोलते हैं. और ये मैटर को 2 भाग में बांटा गया है. एक पार्टिकल के फॉर्म में पाया जाता है और एक वेव के फॉर्म में पाया जाता है. अब आते हैं इसके फर्दर हिस्ट्री में. तो न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरीज में बताया गया है. उससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं कि लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हम लोग सभी जानते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रैवल करता है. चाहे वो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में हो, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में हो, या फिर मैकेनिकल एनर्जी में हो, हीट एनर्जी से सोलर एनर्जी में हो, सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में हो. इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का, उसी को लाइट कहा जाता है. मतलब लाइट एनर्जी के फॉर्म में होता है. और इस चीज़ को हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के पैटर्न में समझते हैं. तो यहाँ 2 तरीके से बांटा गया है. एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्म होता है, एनर्जी का जो प्रोपगेशन होता है, प्रोपगेशन मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रैवल करता है, वो 2 फॉर्म में होता है. एक, न्यूटन के अकॉर्डिंगली, न्यूटन ने क्या कहा है कि कोई भी ल्यूमिनस बॉडी कहने का मतलब ये कि वैसा बॉडी जो अपने आप में लाइट को एमिट करने का क्षमता रखता है. माइन्यूट एंड वेटलेस पार्टिकल है. माइन्यूट मतलब सबसे छोटा साइज का पार्टिकल है, जिसका कोई भी वेट नहीं होता है. और वो पार्टिकल जो लाइट से आया है, वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है एकदम सीधा, स्ट्रेट लाइन, सारे डायरेक्शंस में, सब तरफ. और जब भी कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है, तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होता है. ठीक है. सपोज दैट v, उसका स्पीड क्या है? v. उसका स्पीड मैंने क्या मान लिया? v. अब जब वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो उसका स्पीड v है. इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी आया होगा, और वो एनर्जी मोशन में होगा. और वो मोशन वाला एनर्जी जो होगा, वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, जो हम लोग पहले से जानते हैं 12 mv² होता है. वेलोसिटी से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है. क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड किया होगा. इसी को न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी कहा जाता है. कॉर्पुस्कुल्स का मतलब ये होता है जो लाइट का पार्टिकल्स है, जो वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स है, जिसका कोई भी वेट नहीं होता है, उसी को कॉर्पुस्कुलर थ्योरी कहा जाता है. अब ये न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी में ये चीज़ अच्छे तरीके से बता दिया गया
न्यूटन के थ्योरी में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया। मतलब इनके कंसेप्ट से ये टॉपिक डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि न्यूटन ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को और पोलराइजेशन को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये फेल हो गए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने में। क्यों फेल्ड हो गए? क्योंकि यहाँ पर वेव के फॉर्म में जो पार्टिकल्स नेचर वहां पर पाए जा रहे थे, यहाँ पर वेव के फॉर्म में जो है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ से वेव थ्योरी का कंसेप्ट निकल कर आता है, और वो क्या है? सबसे पहले वेव को डिस्क्राइब करने वाले, वेव के थ्योरी को फॉरवर्ड करने वाले मैक्सवेल, जो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, ब्रिटिश के फिजिशियन मैक्सवेल ने 1900 में सबसे पहले वेव के बारे में एक्सप्लेन किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी समुद्र या कहीं भी पानी में अगर पत्थर फेंकते हैं तो उस पे जो एक फॉर्मेशन बनता है राउंड टाइप का, जब भी हम किसी पानी में पत्थर फेंकते हैं तो उस पे एक डिस्टरबेंस होती है, एक डिस्टरबेंस जैसा कुछ वहाँ पर क्रिएट होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम पानी में पत्थर को फेंकते हैं तो उसका एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है। पहले जो जिस एनर्जी के साथ वो लहर बह रही थी, जैसे ही मैंने पत्थर पे पानी फेंका तो उसका डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। उस डिस्टरबेंस से क्या हुआ कि उसका जो पहले का एनर्जी था और जो बाद में एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करने लगा। इसका मतलब ये है कि उसी को वेव कहा जाता है। मतलब ये कि इस फॉर्म में जो चल रहा है, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रफ। इस फॉर्म में जो चल रहा है, जो एक वेव को क्रिएट कर रहा है, इसी को एक वेव कहा जाता है। या फिर हम दूसरे फॉर्म में समझ सकते हैं कि ये जो लोकस ऑफ पॉइंट है, लोकस ऑफ पॉइंट कहने का मतलब ये सारे पॉइंट का लोकस, सारे पॉइंट को मिला के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो प्रोपोगेट कर रहा है उसी को वेव कहा जाता है। कि हमने अभी बताया कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने वेव थ्योरी को फॉरवर्ड किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, और उनके द्वारा स्पीड ऑफ वेव को कैलकुलेट किया गया। रेडिएशन जो निकलता है, लाइट से जो रेडिएशन निकलता है, किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन निकलता है वो एक वेव के फॉर्म में निकलता है, और उसका स्पीड को मैक्सवेल ने कैलकुलेट कर लिया। उनके अनुसार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार, उनका मानना था कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। वेव के फॉर्म में मतलब क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, एक डिस्टर्बेंस के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, और वो वेव का अलग अलग वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगा। वेवलेंथ किसको बोलते हैं? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का जो लेंथ होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है। और इनका मानना था कि प्रोपोगेशन का जो स्पीड होता है, वेव जिस फॉर्म में प्रोपोगेट कर रहा है उसका स्पीड सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए बिल्कुल बराबर होगा फ्री स्पेस में, और वो किसके बराबर होगा? लाइट के स्पीड के बराबर होगा। और लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स दैट c, और c बराबर क्या होता है? न्यू लैम्डा। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मतलब वेवलेंथ। इसका मतलब यह है कि जो वेव प्रोपोगेट कर रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसका एक खास तरह का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी
पाया जाएगा। तो ये इनका एक्सप्लेनेशन था मैक्सवेल द्वारा। अब इस वेव थ्योरी से कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं। वो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट्स है कि किसी भी लाइट के सोर्स से जो एनर्जी एमिट करता है लगातार वेव के फॉर्म में, उसको हम लोग रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पाए जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज ये ब्लू मार्कर जो है वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्लैक मार्कर जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करेंगे। यहाँ फिगर में देखिए, ब्लैक कलर का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर का जो वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि, और ये जो ब्लैक कलर का है वो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, मतलब वेव का डायरेक्शन है। वेव अपने डायरेक्शन में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो वेव निकल रहा है वो अपने डायरेक्शन में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से जो वेव निकल रहा है वो अपने डायरेक्शन में चल रहा है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो तीनों आपस में एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा कहने का मतलब ये कि इस टाइप से 90 डिग्री में क्रॉस करेगा, इस टाइप से 3D फिगर में इस टाइप से वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है कि वेव को प्रोपोगेट करने में, नेक्स्ट पॉइंट, वेव को प्रोपोगेट करने में किसी भी मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लाइक सॉलिड, लिक्विड और ईथर। ईथर क्या है? तो ईथर एक वेटलेस बॉडी है जिसका डेंसिटी कम होता है और ये एक लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ईथर को वेव थ्योरी मैक्सवेल द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, यंग्स स्लिट डबल एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, वो उसको फर्दर डिटेल में पढ़ाया गया। तो क्या बताया गया कि वेव को प्रोपोगेट करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अलग अलग वेव, अलग अलग रेडिएशंस का अपना अपना वेवलेंथ होता है, अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है, और वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कुछ ना कुछ वैल्यू और सिर्फ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड कहने का मतलब ये कि ये कितना इसका हाइट होगा क्रेस्ट का और कितना इसका ट्रफ होगा क्रेस्ट का। पानी में पत्थर फेंके तो वो कितना दूर तक उसका हाइट बनाएगा क्रेस्ट का और कितना दूर ट्रफ का हाइट बनेगा, उसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। फिर से मैं बता दूं वेवलेंथ किसको कहते हैं। ये जो क्रेस्ट है और ये जो ट्रफ है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? एक वेव में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहा है, एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, वो लिमिटेशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।